बच्चों, तो फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स में आज जो है चैप्टर नंबर 11 MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 एंड रूल 1975, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हर तरह से एज ए फार्मासिस्ट इन चीजों की जानकारी एक फार्मासिस्ट को वैसे भी जनरल अवेयरनेस के लिए भी होनी चाहिए कि किन कंडीशन में किसी की प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जा सकती है और किन कंडीशन में यह टर्मिनेशन करना एक अपराध हो सकता है और ये एक्ट क्यों लेके आया गया। और फिर देखो मेन जो तुम्हारा टॉपिक है, टॉपिक में पढ़ना क्या क्या है ये चीज जाननी जरूरी है। तो देखो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट एंड रूल, तो एक्ट इसका आया था 1971 में और रूल इसका आया था 1975 में, राइट। उसके बाद देखो इसमें बुक्स में बहुत कुछ दिया है, बहुत सारी बुक में, लेकिन हमें क्या है सिर्फ और सिर्फ ब्रीफ में पढ़ना है। इवन मैं बी फॉर्म तक की बात करता हूं वहां पे भी जितना डीप इसमें दिया है, क्योंकि कभी बीच से क्वेश्चन नहीं आता, हमेशा शॉर्ट नोट ऑन एमटीपी आता है, राइट। या ऑफेंस एंड पेनल्टीज आ गई या स्पेसिफिक अमेंडमेंट की बात की गई, इससे ज्यादा और कुछ क्वेश्चन इसमें पूछा नहीं जाता। उसी आधार पे शॉर्ट में जितना आपको समझ में आए उतना ही बनाया गया। बाकी किताबों की बात की जाए बहुत कुछ दिया हुआ है, राइट। तो मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट में आपको पढ़ना क्या है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ये आपके सिलेबस की कटिंग है, ये एज पर पीसीआई 2 लेक्चर चाहिए, लेकिन हम 1 शॉर्ट वीडियो में इसको खत्म करेंगे। पढ़ना क्या है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। किसके बारे में, एमटीपी के बारे में। एक फार्मासिस्ट को बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए कि आफ्टर ऑल ये होता क्या है। दूसरा साइलेंट फीचर्स, कुछ उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद कौन से अमेंडमेंट आए हैं, उन अमेंडमेंट्स की जानकारी, क्या अमेंडमेंट किया गया, मींस क्या नया इसमें ऐड किया गया है। 2021 में इसमें कई सारे अमेंडमेंट किए गए थे, जो कुछ लूप होल्स थे, मींस उनमें मॉडिफिकेशन किए गए, राइट। तो इन चीजों के बारे में हम इस पूरे चैप्टर में देखेंगे। शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन पार्ट की अगर हम बात करें, ये एक्ट बेसिकली ये एक्ट क्या बोलता है, दिस एक्ट फॉर द टर्मिनेशन ऑफ सर्टेन प्रेगनेंसीज। कुछ प्रेगनेंसी, वैसे तो भ्रूण हत्या एक बहुत बड़ा अपराध है, मींस टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक अपराध है, लेकिन कुछ केसेस में कुछ प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जाती हैं, ऐसा हमारा रूल बोलता है, ऐसा नियम बताता है। और किसके थ्रू करनी चाहिए, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के थ्रू। जो प्रैक्टिशनर जो रजिस्टर्ड हो, प्रैक्टिस तो करता हो, साथ ही साथ हमारा मेडिकल काउंसिल में उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। मींस स्पेसिफिक लिखा है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर फॉर द मैटर ऑफ कनेक्टेड देयर विद, तभी वो इस मैटर से कनेक्ट रह सकता है, तभी वो इस मैटर पे काम कर सकता है, तभी वो कोई प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर सकता है। और कोई भी प्रेगनेंसी नहीं जो हमारा एक्ट अलाउ करता है, वो कौन कौन से हम लोग देखेंगे इसमें। द एक्ट वॉज पास्ड, एक्ट कब पास हुआ था 1971 में, और रूल कब पास हुआ था 1975 में। एमसीक्यू में एक चीज का ध्यान रखना, कभी भी एक्ट की बात करें तो 1971 और रूल की बात करें तो 1975। इट एक्सटेंड टू होल ऑफ द इंडिया। 1971 में जब ये एक्ट पास हुआ था तो ये पूरे हिंदुस्तान में एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में ये लागू नहीं हुआ था। 2014 बीजेपी की गवर्नमेंट के बाद ये आज की डेट में जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू है। पहले मींस 2014 के पहले तक जम्मू एंड कश्मीर में ये नियम लागू नहीं था। मींस अगर बात की जाए तो कहां पे, एक्सेप्ट ऑल ओवर इंडिया एक्सटेंडेड था, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, राइट। कुछ डेफिनेशन की बात की गई है इसमें जो जाननी जरूरी। एक होता है गार्जियन। गार्जियन मतलब केयर टेकर, मींस इट मींस द पर्सन हैविंग द केयर ऑफ द पर्सन ऑफ माइनर और मेंटली इल। माइनर मतलब या तो उसकी एज ना हुई हो, एज से छोटी हो या छोटा हो, है ना। और मेंटली इल मतलब दिमागी रूप से संतुलित ना हो, दिमागी मींस मेंटल रिटार्डेशन हो। तो ऐसे इंसान की जो केयर करने वाला है, केयर टेकर है, वो उसका गार्जियन हुआ। अब वो किसी भी रिलेशन में हो, राइट। जरूरी नहीं कि उसके फादर मदर ही हो, चाचा चाची भी हो सकते, मामा मामी भी हो सकते, दादा दादी भी हो सकते। मींस जो ये काम कर रहा है वो गार्जियन है उसका, राइट। दूसरा
अब जब मेंटली इल की बात करें तो मेंटली इल क्या होता है? मेंटली इल मतलब इट मींस अ पर्सन हु हैव नीड टू ट्रीटमेंट बाय रीजन ऑफ एनी मेंटल डिसऑर्डर, मींस उसको किसी भी तरह की मेंटल डिसऑर्डर है अदर देन मेंटल रिटार्डेशन, मींस मेंटल रिटार्डेशन के अलावा क्या है? मेंटल डिसऑर्डर मींस साइको है ना, साइकेट्रिस्ट की उसको जरूरत है, ट्रीटमेंट की जरूरत है। मींस अगर ऐसा ना हो तो अगर साइकेट्रिस्ट मींस साइकिक है पेशेंट, तो वो अपने को ही या अपने बच्चे को खुद नुकसान पहुंचा सकती है। फिर बात की जाए माइनर क्या है भाई? माइनर का मतलब है भाई देखो, जो पहला गार्जियन, इसमें दो चीजें यूज हुई, एक माइनर एक मेंटली इल। मेंटली इल का मतलब जो है साइकिक हो, है ना, मेंटली मींस उसको किसी भी तरह का कोई मेंटल डिसऑर्डर हो। फिर माइनर की बात करें, माइनर में इट मींस अ पर्सन हु अंडर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन मेजोरिटी एक्ट, जो इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1975 के अकॉर्डिंग टू बी डीम्ड नॉट हैव अटेंड हिज मेजोरिटी, मींस वो अपनी मेजोरिटी तक, अपनी एज तक नहीं पहुंचा है ना भाई। जैसे कम उम्र होता है, माइनर बोलते हैं उसे, है ना। तो जब तक वो मैच्योर ना हो जाए तब तक उसकी प्रेगनेंसी सही से अचीव मींस गर्भ धारण नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हो जाता है तो उसके बच्चे को भी नुकसान हो सकता है और उसको भी नुकसान हो सकता है, और इन कंडीशन में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर उसकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर सकता है, ऐसा हमारा लॉ बोलता है। ये हम अभी देखेंगे। अब बात फिर दूसरी एक बात आई, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर क्या होता है? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की बात की जाए तो प्रैक्टिशनर हु पॉजेस एनी रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल क्वालिफिकेशन, जिसके पास किसी भी तरह की मेडिकल क्वालिफिकेशन हो, और सिर्फ मेडिकल क्वालिफिकेशन ही नहीं, क्वालिफिकेशन ऑफ द इंडियन मेडिकल काउंसिल 1956 के अकॉर्डिंग, इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग, और उसका नाम हु हैज नेम इंटर्ड इन द स्टेट मेडिकल रजिस्टर। मींस जैसे हम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं, स्टेट की फार्मेसी काउंसिल में हमारा नाम रजिस्टर्ड होता है इसीलिए हम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं। उसी तरह से रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के तहत मेडिकल काउंसिल में, स्टेट मेडिकल काउंसिल में उसका नाम रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसीलिए मेडिकल प्रैक्टिशनर कहीं नहीं कहा जाता है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कहा जाता है, और जब उसका रजिस्ट्रेशन होगा तभी रजिस्टर्ड होगा। सच एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग, और उसके पास क्या है? एक्सपीरियंस होना चाहिए, काहे का? गायनेकोलॉजी का और ऑब्स्टेट्रिक्स का, है ना। इट में बी प्रिस्क्राइब बाय रूल मेड अंडर दिस एक्ट, ऐसा हमारा ये रूल और ये एक्ट बोलता है, ठीक। फिर बात करें, A registered medical practitioner shall be guilty, shall not be guilty, means अगर कोई प्रेगनेंसी टर्मिनेट करता है, उस केस में कुछ कंडीशंस हैं कि उस कंडीशन में अगर किया तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को हम अपराधी नहीं बोल सकते। किस केस में? देखो, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर शैल नॉट बी गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस अंडर एनी लॉ इफ एनी प्रेगनेंसी इज टर्मिनेटेड बाय हिम इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के अकॉर्डिंग, जो इस एक्ट में लिखा हुआ है, कंडीशंस को फुलफिल करते हुए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर अगर किसी का भी जो है प्रेगनेंसी टर्मिनेट करता है ना, तो उस केस में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर अपराधी नहीं है। वो केस कौन से हैं? ही कैन टर्मिनेट द प्रेगनेंसी इफ, मींस ऐसे केसेस में इसको हम अपराधी नहीं कह सकते, गिल्टी नहीं ठहरा सकते। किस केसेस में? वो केस क्या है? द लेंथ ऑफ द प्रेगनेंसी डज नॉट एक्सीड 12 वीक, मींस प्रेगनेंसी की जो एज है, फीटस की जो उम्र है, फीटस जो है वो 12 हफ्ते से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 12 वीक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मींस 12 वीक तक है तो अगर एबॉर्शन किया गया तो फीमेल्स की जान को खतरा नहीं है, इसीलिए अगर ऐसा किया जाता है तो वो गिल्टी नहीं है। दूसरी बात क्या है? अ लेंथ ऑफ द प्रेगनेंसी एक्सीड 12 वीक, 12 हफ्ते से प्रेगनेंसी एक्सीड हो गई है, 3 महीने से ज्यादा हो गई, 12 हफ्ते मतलब लगभग 3 महीने, है ना, 3 महीने से ज्यादा हुए, लेकिन 20 हफ्ते से कम है। केस समझो, एमसीक्यू का क्वेश्चन है, 12 हफ्ते से ज्यादा और 20 हफ्ते से कम अगर ऐसा है, इफ नॉट लेस देन 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैव ओपिनियन, तो कम से कम 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन जरूरी है इसकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने के लिए। नॉट लेस देन 2,
2 से कम नहीं चलेगा, कम से कम 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन होना चाहिए कि अब हम इसकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर सकते हैं, क्योंकि 20 हफ्ते मतलब अब फीमेल की जान को खतरा हो सकता है, राइट। तो ये किस केस में, मींस 20 हफ्ते से कम है तब भी प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जा सकती है, लेकिन 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की सलाह होनी चाहिए, और उसमें भी कंडीशन है। किस केस में? इफ द कंटिन्यूएंस ऑफ द प्रेगनेंसी वुड इन्वॉल्व द रिस्क ऑफ लाइफ ऑफ द प्रेग्नेंट वुमन। अगर 20 हफ्ते से कम है फीटस, तो इस केस में प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जा सकती है कि अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू की गई तो फीमेल की जान को खतरा हो सकता है। तो फीमेल की जान बचाने के लिए प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है, लेकिन कम से कम 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का सेम ओपिनियन होना चाहिए कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं। और वेयर द प्रेगनेंसी इज कॉज्ड बाय रेप दैट मे बी कंस्टिट्यूट ग्रेव इंजरी टू द मेंटल हेल्थ। या तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने से फीमेल की जान को खतरा हो सकता है। दूसरा केस ये है कि प्रेगनेंसी कंसीव हुई हो किसी भी महिला का, अगर कोई रेप कर देता है, उस केस से अगर किसी को प्रेगनेंसी होती है तो ऐसे केस में प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना उस फीमेल के जो मानसिक पे मींस दिमाग पे है, दिमाग पे बहुत ज्यादा बुरा असर कर सकता है। मींस उसको डिप्रेशन का शिकार बना सकता है, उसको साइकिक बना सकता है। तो देख, फंडामेंटल राइट्स देखते हो, चूंकि उसका चाहा हुआ गर्भ नहीं है, अनचाहा गर्भ है, जबरदस्ती रेप करके उसको गर्भ धारण कराया गया, ऐसे केस में 2 डॉक्टरों की सलाह से प्रेगनेंसी क्या है, टर्मिनेट की जा सकती है। ऐसा हमारा एमटीपी एक्ट बोलता है। दूसरी बात, देयर इज द सब्सटेंशियल रिस्क टू बॉर्न चाइल्ड, इट वुड सफर फ्रॉम सच फिजिकल मेंटल एबनॉर्मेलिटीज एज टू द सीरियसली हैंडीकैप्ड। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस यह है कि अगर बच्चे को जन्म दिया जाए, प्रेगनेंसी इस केस में कंटिन्यू की जा सकती, टर्मिनेट की जा सकती है कि अगर बच्चा मींस फीमेल अगर किसी भी बच्चे को मींस कंसीविंग को, प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करती है, तो उसके बच्चे को क्या सीरियस मींस फिजिकली हैंडीकैप या मेंटली रिटार्डेड बच्चा हो सकता है, उसकी जान को खतरा हो सकता है। मींस उसका मानसिक या फिजिकल विकास नहीं हो रहा है, या किसी तरह से बच्चा अपंग है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है। इन कंडीशन में भी इस एक्ट के अकॉर्डिंग प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जा सकती है। लेकिन इन सारे केसेस में 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की सलाह सेम, ओपिनियन सेम होनी चाहिए। इस केस में इस एक्ट के तहत अगर कोई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर प्रेगनेंसी टर्मिनेट करता है तो किसी तरह से वो गिल्टी नहीं है। बात समझे? और क्या बात हुई? वेयर ए प्रेगनेंसी अकर्स ड्यू टू द फेल्योर ऑफ एनी डिवाइस यूज्ड बाय मैरिड वुमेन और हर हस्बैंड फॉर द पर्पस ऑफ लिमिटिंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। और किस केस में टर्मिनेट की जा सकती? अगर कोई मैरिड कपल है ना, अगर किसी तरह कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का इस्तेमाल करता है, जैसे बहुत सारे लोग कॉन्डोम का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे लोग कॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, है ना, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से कॉपर्टी लगवा लिया, डोज लगवा लिए 5-5 साल की, उसके बाद भी अगर किसी का गर्भ धारण होता है, प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, इट मींस कि वो जो मेडिकल डिवाइस है उसका फेल्योर है। तो जो कपल होता है वो उसका इस्तेमाल करता है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन कम हो, मींस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, फैमिली वेलफेयर के लिए, फैमिली प्लानिंग के लिए। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है मेडिकल डिवाइस के फेलियर होने से, तो उन जो मेल्स फीमेल्स जो कपल्स हैं उनका मानसिक बैलेंस बिगड़ सकता है। तो इस केस में ध्यान में रखते हुए भी ऐसी भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का अधिकार रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को देता है। मींस ये काम किया जा सकता है, ठीक। मींस रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इस केस में भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकता है। और बात की जाए, नो प्रेगनेंसी ऑफ वुमेन शैल बी टर्मिनेटेड। किसी भी महिला की प्रेगनेंसी टर्मिनेट नहीं की जा सकती एक्सेप्ट, सिवाय किसके? द वुमेन कंसेंट इज राइटिंग ऑफ हर गार्जियन। मींस बिना वुमेन कंसेंट के, बिना वुमेन की जानकारी के, बिना किसी वुमेन के, फीमेल की इच्छा के उसकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट नहीं की जा सकती एक्सेप्ट किस केस में? इफ कुछ केसेस में फीमेल कंसर्न नहीं चाहिए।
फीमेल की इच्छा नहीं जाननी है, उनके गार्जियन का रिटन एप्लीकेशन काफी है। वो केस क्या है? सी हैज नॉट अटेन द एज ऑफ 18, जो बच्ची है उसकी उम्र 18 साल नहीं हुई है, वो अभी माइनर है। इस केस में अगर उसकी प्रेगनेंसी होती है तो बच्चे को प्लस उसको दोनों को खतरा हो सकता है, इसलिए ऐसी प्रेगनेंसी को भी टर्मिनेट किया जा सकता है। दूसरी बात, हु हैविंग अटेंड द एज ऑफ 18, अगर कोई बच्ची 18 साल अटेंड कर लेती है और उसको प्रेगनेंसी हो गई, उस केस में भी अगर वो मेंटली इल है, मींस कोई पागल है, साइकिक है, उस केस में अगर उसको प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जा सकती है बिना उसकी इच्छा जाने। कंसेंट ऑफ राइटिंग हर गार्जियन, उसके गार्जियन अगर कंसेंट लिख के देते हैं तो, राइट। तो दो केस ये हो गए जहां पे फीमेल कंसेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, उसकी इच्छा बताने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर वो 18 साल की नहीं या फिर वो 18 साल से ज्यादा हो चुकी है लेकिन मेंटली इल है। No pregnancy shall be terminated except the consent of pregnant woman. The terminated pregnancy shall be made. बिना woman consent के प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जा सकती, कैसे, कहां पे की जा सकती है, किस जगह पे? भाई अगर फीमेल कंसेंट नहीं लेना है तो ऐसा थोड़ी कि रोड पे आप टर्मिनेट कर दोगे या अपने घर डॉक्टर को बुला के टर्मिनेट करवा लोगे, कोई प्लेस होगा ना। तो किस प्लेस पे? मेड ओनली एट, किस प्लेस पे? हॉस्पिटल एस्टेब्लिश्ड और मेंटेन बाय गवर्नमेंट, या तो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे या गवर्नमेंट द्वारा निश्चित किए गए किसी स्थान पे। अ प्लेस एस्टेब्लिश्ड और मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट। दूसरी बात, एक केस तो ये हुआ, यहां हो सकता है, दूसरा कहां हो सकता है? अ प्लेस फॉर टाइम बीइंग अप्रूव्ड फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट बाय गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफ द कमेटी कंस्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट विद द चीफ मेडिकल ऑफिसर एंड डिस्ट्रिक्ट हेड ऑफिसर, चेयरपर्सन और सेड कमेटी। मतलब कोई ऐसी जगह जो कुछ टाइम के लिए अप्रूव्ड कर दी गई है, किसके द्वारा? चाहे गवर्नमेंट के द्वारा हो, चाहे चीफ मेडिकल ऑफिसर के द्वारा हो, या कोई भी डिस्ट्रिक्ट हेड लेवल का चीफ हेल्थ कमेटी के द्वारा जो कमेटी गठित की जाती है मेडिकल्स की, उनके द्वारा अप्रूव्ड किया हुआ कोई ऐसा प्लेस, वहां पे इन सब जगहों पे बिना किसी फीमेल कंसर्न के ऊपर जो केसेस बताए गए हैं किसी की भी प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जा सकती है। प्रोवाइडेड दैट द डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी शैल बी कंसिस्ट नॉट लेस देन 3 और नॉट मोर देन 5 मेंबर इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन। जो लेवल ऑफ कमेटी होती है हेल्थ लेवल की, मींस डिस्ट्रिक्ट लेवल की, उसमें नॉट लेस देन 3, 3 से कम और 5 से ज्यादा, 3 से कम और 5 से ज्यादा इंक्लूडिंग चेयरपर्सन को मिला के इससे ज्यादा लोग नहीं होना चाहिए। और गवर्नमेंट में स्पेसिफाई फ्रॉम टाइम टू टाइम, इस चीज को गवर्नमेंट टाइम टू टाइम अपडेट करती रहती है। बात समझे? तो प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने की भी कंडीशंस हैं, किस कंडीशन में कर सकते हो, किस कंडीशन में नहीं कर सकते हो, कौन कर सकता है और कहां कर सकता है। मेडिकल प्रेगनेंसी एक्ट 1971 ऑपरेट, भाई रूल क्या है इसके अंडर में है, 19 ऑपरेट अंडर द सर्टेन कंडीशन प्रोविजन हैव बीन अप्रूव्ड बाय बोथ फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये कंडीशंस, ये रूल्स जो है टाइम टू टाइम अपडेट किए जाते हैं। एक्ट प्रोविजंस इंक्लूड द फॉलोइंग रूल एंड रेगुलेशन, कुछ रूल एंड रेगुलेशन है। ओनली अप्रूव्ड लोकेशन परमिटेड फॉर टर्मिनेशन, जहां पे प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जाएगी वो अप्रूव्ड लोकेशन होनी चाहिए। दूसरा, ओनली रजिस्टर्ड एंड स्किल्ड प्रैक्टिशनर परमिटेड टू परफॉर्म द टर्मिनेशन, जो एक्सपीरियंस भी हो गायनेकोलॉजी का और जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, दोनों कंडीशंस होनी चाहिए, तभी वो मेडिकल टर्मिनेशन जो है प्रेगनेंसी का परफॉर्म कर सकता है। डॉक्यूमेंटेशन शुड बी केयरफुली मेंटेन, जो काम भी वो कर रहा है, किस कंडीशन में प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो रही है, बहुत ही सेंसिटिव मैटर होता है ये, राइट। तो इनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट तरीके से, कौन से डॉक्यूमेंट रखने हैं, कौन से डिस्ट्रॉय करने हैं, कौन कौन से बना के रखने हैं, सारे कंसेंट सिस्टमिक वे में, मींस ऑल नेसेसरी फैसिलिटी शुड बी केप्ट कॉन्फिडेंशियली। जितना भी डॉक्यूमेंट है वो सब कॉन्फिडेंशियली, किसी भी फीमेल की जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स हैं, जो उससे रिलेटेड कॉन्फिडेंशियल प्राइवेसी है, ये ब्रीच नहीं होनी चाहिए, ये ब्रेक नहीं होनी चाहिए किसी कंडीशन में। और जिस जगह पे हो, वो जगह जहां पे टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी परफॉर्म की जा रही है, वो जगह वेल इक्विप्ड होनी चाहिए। मींस ऑल नेसेसरी फैसिलिटीज एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट शुड बी प्रोवाइडेड इन सफिशिएंट नंबर एंड
गुड क्वालिटी। सिर्फ नंबर्स नहीं कि भाई पढ़े हुए हैं और जंग खा रहे हैं, काम ना करें, गुड क्वालिटी में, वर्किंग क्वालिटी में होने चाहिए। तो पैरामीटर ऐसी जगह पे होने चाहिए, ऐसी जगह प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी चाहिए जहां पे कुछ 4 पैरामीटर, जैसे प्लेस फॉर टर्मिनेशन, अप्रूव्ड प्लेस होना चाहिए। दूसरा पैरामीटर डॉक्यूमेंटेशन एंड एडमिशन रजिस्टर मेंटेन, किस महिला का एडमिशन किया गया है टर्मिनेशन के लिए, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो भी कंसेंट पेपर है वो होने चाहिए। दूसरा रजिस्टर्ड स्टाफ और रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर, रजिस्टर्ड स्टाफ होना चाहिए और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए। चौथा पैरामीटर रूल एंड रेगुलेशन अंडर दिस एक्ट, जो रूल एंड रेगुलेशन है इस एक्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ इन्हीं कंडीशन में किसी की प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जा सकती है, इसके अलावा नहीं की जा सकती। करेक्ट, होप कि समझ में आ रहा हो। अगर अब बात करें हम ऑफेंस एंड पेनल्टीज की, ऑफेंस एंड पेनल्टीज मतलब अ पर्सन हु विलफुली कमिट an act in violation of the regulation for fine around 1000, कोई इंसान जानबूझकर अगर इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसको पहली बार ये ऑफेंस करने के लिए 1000 रुपए का फाइन देना पड़ेगा। ठीक, अब दूसरा केस क्या है, अ पर्सन हु टर्मिनेट द प्रेगनेंसी हु इज नॉट रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर फेस अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट लेस देन 2 ईयर अप टू 7 ईयर, नॉट लेस देन 2 ईयर। अगर कोई इंसान प्रेगनेंसी टर्मिनेट परफॉर्म करता है, प्रेगनेंसी टर्मिनेशन परफॉर्म करता है, एबॉर्शन को परफॉर्म करता है और वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है, अगर नहीं है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो उसको कम से कम 2 साल की जेल या फिर वो 7 साल तक भी जेल हो सकती है। फिर क्या है, whoever terminate any pregnancy in place other than the mentioned shall be punishable with rigorous imprisonment for the term when shall be not less than 2 year which may be extend to 7 year। जिस जगह पे भले रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, जिस जगह पे प्रेगनेंसी टर्मिनेशन परफॉर्म किया गया, अगर वो जगह गवर्नमेंट से अप्रूव्ड नहीं है, जो ऊपर केसेस दिए गए इस एक्ट के अकॉर्डिंग कि इन्हीं प्लेसेस पे सिर्फ प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जा सकती है, अगर ऐसा नहीं है तो उस केस में भी कम से कम 2 साल की जो मेडिकल प्रैक्टिशनर जो टर्मिनेशन कर रहा है, प्रेगनेंसी का परफॉर्म कर रहा है, इन जो अप्रूव्ड जगह नहीं है तो कम से कम 2 साल की जेल या फिर बढ़ के 7 साल तक हो सकता है। लास्ट केस क्या बोलता है, एनी पर्सन बीइंग ओनर ऑफ ए प्लेस विच इज नॉट अप्रूव्ड शैल बी पनिशेबल विद रिगरस इंप्रिजनमेंट टर्म नॉट लेस देन 2 ईयर मे बी एक्सटेंड टू 7 ईयर। कोई इंसान जहां पे प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जा रही है और वो जगह अप्रूव्ड नहीं है, तो जाहिर सी बात है किसी ने रेंट पे दे के रखी होगी, तो उस जगह का जो ओनर है भाई उसकी प्रेमाइसेस में गलत काम हो रहा है ना, उसको भी इस केस में सजा होगी कम से कम 2 साल और ये बढ़ा के 7 साल की जा सकती है। बात समझे? तो ये भाई एमटीपी। अब कुछ इसके अमेंडमेंट है, देखो आपके सिलेबस में लास्ट में दिया हुआ अमेंडमेंट्स कि इसमें अमेंडमेंट क्या है, तो वो अमेंडमेंट भी जानने जरूरी है भाई। एमटीपी एक्ट 1971 में जो एमटीपी एक्ट अमेंडमेंट आया था 2021 में आया था, इसका अमेंडमेंट, बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं, बहुत ध्यान से। यहां पे बीच में देखो एमटीपी एक्ट 1971 दिया है, लास्ट पॉइंट है एमटीपी एक्ट 2021। क्या था 2071 में और क्या बढ़ के 2021 में हो गया, बस वो चीज है। इंडिकेशन, कॉन्ट्रासेप्टिव फेल्योर अगर होता है, अगर कॉन्ट्रासेप्टिव फेल्योर होता है तो वहां पे केस ओनली अप्लाइड टू मैरिड वुमेन। 1971 एक्ट के तहत यह सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल था सिर्फ और सिर्फ मैरिड वुमेन के केस में। मींस अगर कॉन्ट्रासेप्टिव का फेलियर हुआ और प्रेगनेंसी अगर कंसीव हो गई, कंटिन्यू हो गई, तो सिर्फ मैरिड वुमेन के लिए ही ये प्रावधान था कि वो अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करवा सकती हैं। लेकिन 2021 का जो अमेंडमेंट आया था इसमें अनमैरिड को भी कवर कर लिया गया। मींस मैरिड या अनमैरिड दो में से कोई भी अगर कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल करता है और उसके फेलियर की वजह से प्रेगनेंसी होती है, तो फिर इन दोनों केस में ये लोग जो है एलिजिबल है कि प्रेगनेंसी टर्मिनेट करा सकती हैं किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से किसी अप्रूव्ड प्लेस पे। दूसरा, जेस्टेशनल लिमिट, एज लिमिट। जो जेस्टेशनल मींस प्रेगनेंसी का पीरियड था 20 वीक था,
सभी केसेस में मिनिमम 20 वीक्स था कि 20 वीक तक प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जा सकती है, राइट। अब 2021 में बढ़ा के 24 वीक कर दिया गया है फॉर द रेप रिजर्वायर, और बियॉन्ड द 24 वीक सब्सटेंशियल फीटर एबनॉर्मेलिटीज। मींस अगर कोई रेप केस से पीड़ित है, प्रेगनेंसी हो गई है, तो 1971 एक्ट के तहत क्या था, 20 वीक से कम अगर है तब जो है प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जाती थी। लेकिन अमेंडमेंट करके 2021 में इसको कर दिया इन्होंने कितना, रेप के केस में, सिर्फ रेप के केस में 24 हफ्ते। इसके बाद 24 हफ्ते के बाद अगर करना है तो उस केस में किया जा सकता था जिस केस में जो फीटस है, जो बच्चे के मींस मां के अंदर जो बच्चा पल रहा है, अगर उसमें कुछ एबनॉर्मेलिटी आ जाए जिससे उसको आगे का जीवन जीने में चैलेंज हो सकता है, तो उस केस में भी टर्मिनेट की जा सकती है। अमेंडमेंट किया गया, लेकिन 1971 के तहत सिर्फ 20 हफ्ते था। फिर मेडिकल प्रैक्टिशनर ओपिनियन रिक्वायर्ड बिफोर टर्मिनेशन। 1971 के तहत एक रजिस्टर्ड में अगर 12 हफ्ते तक का फीटस है, प्रेगनेंसी 12 हफ्ते तक की, तो केवल एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की सलाह काफी है। अगर 20 हफ्ते तक हो गया प्रेगनेंसी, तो कम से कम 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की सलाह जरूरी थी। अब 2021 में अमेंडमेंट करके क्या कर दिया, 20 हफ्ते तक एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। 71 में क्या था, 2 थे इस केस में। फिर 20 से 24 हफ्ते हैं तो 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, मींस लिमिट बढ़ा दी। मेडिकल बोर्ड अप्रूवल आफ्टर 24 वीक, 24 हफ्ते के बाद अगर प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी है तो मेडिकल बोर्ड का अप्रूवल लेना जरूरी है। दूसरा लास्ट पॉइंट क्या कहता है, ब्रीच द वोमेन्स कॉन्फिडेंशियलिटी। अगर भाई फीमेल्स का जो कॉन्फिडेंशियल जो प्राइवेसी है, अगर उसको ब्रीच कर दिया गया, उसको ब्रेक कर दिया गया, उस केस में 1971 तक प्रावधान था, सिर्फ 1000 रुपए फाइन पड़ता था। लेकिन 2021 के अकॉर्डिंग 1000 रुपए फाइन के साथ साथ 1 साल तक की सजा भी हो गई है, या तो फाइन या सजा या फिर और बोथ। तो ये कुछ नए अमेंडमेंट्स आए किसमें, एमटीपी एक्ट को और प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए। ठीक, उम्मीद है जितना भी पॉइंट आपके सिलेबस में है, हर उस पॉइंट को बहुत बारीकी से कवर किया गया है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, उसको दूर किया जाएगा। ओके, बाय।